now we have seen in Department of Defense, you can say in Ministry of Defense, the important organs will be Army, Navy and Air Force, in which we have understood how Army works, whether it is in border and what all its functions and operations, what all it gone through in its difficult times during wars and the scarcity of ammunitions, etc. And we have understood again the importance of Navy in Indian economy. Indian economy में Navy का क्या importance है and what the major role played by Indian Navy in defense of our economy, in protection of our resources, whether it is a resources which we were importing, etc. So let's understand in Indian Navy the anti-piracy operation. Piracy क्या है? Piracy मतलब कॉपी करना है ना, पायरेट. पहले हम सुनते थे कि मूवी की जो पायरेसी हो गई, कॉपी करना या चुरा लेना. कॉपी करना ना मतलब चुरा ही लेना है ना, होता है ना. जैसे मूवी कोई प्रोड्यूस करता है, इतने पैसे वैसे लगा के, इतना एड्स वगैरह करके, एक्टर्स को वगैरह पैसे वैसे दे के, तो वो चाहेगा ना कि उसकी मूवी थिएटर में, सिनेमा हॉल में चले और उसको टिकट्स खरीदे लोग. अगर कोई उसी पूरी मूवी को कोई कॉपी करके, पायरेसी करके, चुरा के बाजार में बेच दे, जैसे कि एक बहुत बड़ा इंसिडेंट हुआ था इंडिया में रिसेंटली इन रिसेंट पास्ट 5-6 साल पहले, जो मांझी आई थी, जो नवाजुद्दीन सिद्दीकी मांझी मूवी, इतनी क्लीन पायरेटेड थिएटर्स में रिलीज होने से पहले पब्लिक में आ चुकी थी. तो इस तरह के इंसिडेंट्स होते हैं इवन इन योर ओशन, जो आपका समंदर है उसमें भी ऐसी चीजें होती हैं जहां पे कोई रिसोर्सेस लेके आ रहा है, वहां पे पायरेसी हो जाती है, वहां पे चोरी हो जाती है समंदर में. और जो इंपॉर्टेंट रिसोर्सेस क्या होते हैं वहां पे समंदर में, कौन से इंपॉर्टेंट रिसोर्सेस होते हैं? स्पेशली द क्रूड ऑयल, जो कि इन लास्ट क्लास वी हैव डिस्कस कि इंडिया भी क्रूड ऑयल सबसे ज्यादा क्या मैक्सिमम भी इंपोर्ट ओनली क्रूड ऑयल फ्रॉम ओपेक कंट्रीज एंड अदर कंट्रीज. तो जो इंक्लूडिंग शेल गैस, जो जितने सारे पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स हैं वो सारे दो वी मैन्युफैक्चर हियर आफ्टर लॉट मेनी प्रोसेस, लेकिन बेसिकली जो उसका जो रॉ मटेरियल है विच इज क्रूड ऑयल, वी इंपोर्ट फ्रॉम डिफरेंट कंट्रीज. अगर वो लाते हैं, वो क्वांटिटी कितनी होती है? चलो गेस करो क्वांटिटी कितनी होगी. 1 लीटर, 2 लीटर, 100 लीटर? नहीं, इट विल बी इन टन्स, और वो भी हंड्रेड्स में नहीं, थाउजेंड्स में. एक 1000 टन की एक शिप आ रही है या 10,000 टन की एक शिप आ रही है, मतलब बहुत बड़े बड़े शिप होते हैं जो गुड्स कैरियर होते हैं. तो उसमें कंटेनर्स होते हैं, वो कंटेनर्स में सिर्फ क्रूड ऑयल ही आता है. उसमें ज्यादा से ज्यादा वो शिप को मैनेजमेंट करने वाले जो सेलर्स होते हैं या उसको चलाने वाले जो भी होते हैं सेलर्स, या उसको मैनेज करने वाले या उसकी इक्विपमेंट्स का ध्यान रखने वाले मैकेनिक्स वगैरह, सिर्फ वही सवार होते हैं जो गुड्स एंड कैरियर वाली शिप में. तो उसमें लगभग टेंस ऑफ थाउजेंड्स टन्स क्रूड ऑयल समंदर के रास्ते आ रहा होता है. तो वहां पे क्योंकि महंगा है और एक बहुत बड़ा रिसोर्स है, तो उसको चोरी होने के उसके चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं. अगर किसी भी कंट्री की जो शिप है या उसमें जो ऑयल स्पिल हो गया, तो उसमें उस कंट्री का बहुत बड़ा नुकसान हो जाता है. डायरेक्टली इट विल इम्पैक्ट दैट पर्टिकुलर कंट्रीज इकोनॉमी. तो हियर वी अंडरस्टैंड द हाउ एंटी पायरेसी ऑपरेशंस टुक प्लेस बाय इंडियन नेवी. दिस गोवा क्या है? नाम सुनते ही हमें सबसे पहले क्या याद आता है? जो बीच पे लोग लेटे पड़े हैं रेत पे, वो वाला. लेकिन यहाँ पे गोवा मतलब whenever I talk about Goa, it means Gulf of Aden. Gulf of Aden. Here it is Gulf of Aden. In Navy, Goa means Gulf of Aden. So Gulf of Aden, where it is and how important it is, we'll understand. Gulf of Aden basically south of जो अरेबियन पेनिनसुला है उसके साउथ ईस्ट में है गल्फ ऑफ एडन. और नॉर्थ में कौन सा है? पर्शियन गल्फ और अरेबियन गल्फ. जो नॉर्थ में है पर्शियन गल्फ, और इमीडिएट साउथ में, और या यू कैन से साउथ ऑफ अरेबियन पेनिनसुला में कौन सा? रेड सी है. तो ये इमेजिनरी, यू हैव टू रिमेंबर इट प्रॉपरली. अगर ये तभी याद हो सकता है अगर आप बार बार मैपिंग कर रहे हो, बार बार ड्रॉ कर रहे हो, तभी आपको याद हो सकता है ये सारी चीजें. विल ड्रॉ इट लेटर एंड विल अंडरस्टैंड. मिनिस्ट्री ऑफ शिपिंग हैज एस्टिमेटेड दैट इंडियन इंपोर्ट्स थ्रू, ये तो we have seen, we have a lot of imports from there, and according to further India's large seafaring community of profit. See, we'll understand this. If it is Arabian Peninsula, यहाँ पे ओमान आएगा और यहाँ पे आपके जो
द इम्पोर्टेंट गल्फ्स हैं वो आएंगे, और ये है आपका अरबियन पेनिनसुला, और ये पर्शियन गल्फ, एंड दिस इज योर ईरान पार्ट ऑफ, एंड ये आपका पाकिस्तान, और ये आपका गुजरात, और ये आपका इंडियन पेनिनसुला। कुछ ऐसा इस तरह से दिखने में लगता है। तो हियर व्हाट वी सी इज, ये है आपका रेड सी, ये है क्या, रेड सी, यहाँ पे है रेड सी, ठीक है। और ये है पर्शियन गल्फ, व्हाट गल्फ, पर्शियन गल्फ, गल्फ ऑफ पर्शियन गल्फ। और यहाँ पे आएगा आपका गल्फ ऑफ एडन विच इज गोवा, गोवा समझ सकते हो आप। यहाँ पे एक और इम्पॉर्टेंट ये जो कॉरिडोर है ना, यहाँ पे ये आपका ईरान है, ठीक है, ये ईरान का बॉर्डर है, ये ईरान है, और ये पाकिस्तान है, और यहाँ पे इराक है, यहाँ पे ये ईरान है, और ये पाकिस्तान है, और ये इंडिया है। तो इसको ये जोन इतना इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि यहाँ पे हम जितना सारा जो क्रूड ऑयल है वी बेसिकली ब्रिंग फ्रॉम दिस रूट ओनली। तो यहाँ पे इन दिस रीजन इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि यहाँ पे यहीं पे बंदर अब्बास जो है ना, वो इंडिया ने कंस्ट्रक्ट किया है, दैट हैज बीन कंस्ट्रक्टेड और यू कैन से बिल्ट बाय इंडिया। इट इज इन ईरान। और यहाँ पे हमने हमारी जो जितनी सारी जो नेवी की जो इम्पोर्टेंट जो सरगर्मी कहते हैं ना, जो जितनी सारी जो इम्पोर्टेंट प्रोटेक्शन है, व्हाट वी डू इज हियर, क्योंकि यहाँ पे करना हमारे लिए बहुत ज्यादा है, क्योंकि ये यहाँ पे मोस्ट ऑफ द टाइम ये जो सारी कंट्रीज हैं ये जंगों में घिरी रहती हैं, इनके आपस के मतभेद हैं, ये आपस में दे विल हैव लॉट ऑफ पर्सनल डिस्प्यूट्स रिलेटेड टू देयर बॉर्डर्स, रीजन, रिलीजन, एंड बिकॉज ऑफ मल्टीपल रीजन that might be their political reason or regional reasons, or you can say even religious reasons. They have multiple reasons here, and they will have most of the time disputes around this region. तो ये है आपका गल्फ ऑफ एडन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मोस्ट ऑफ द टाइम जितने सारे इश्यूज आते हैं ये यहाँ से आते हैं। अभी इन लास्ट क्लास ऑल्सो आई टोल्ड हियर देयर इज ओमान, हम ओमान से भी क्रूड ऑयल लाते हैं, और यहाँ पे अभी अमेरिका ने अटैक्स किए हैं। तो सी एंड बिकॉज यहाँ पे हमारी जो नेवी हमारी है यहाँ पे, ठीक है, और यहाँ पे नेवी हमारी है। अगर इन कंट्रीज में कोई भी डिस्टर्बेंस आता है, इन कंट्रीज में कोई भी शिप आती है या एयरक्राफ्ट कैरियर्स आती हैं, तब इसका डायरेक्टली हम पे असर पड़ता है, या हमारी इकोनॉमी पे असर पड़ता है, या हमारे रिसोर्सेज का जो इंपोर्ट है या हमारा जो एक्सपोर्ट है, विच इज आवर ट्रेड, जो एग्रीगेट में जो हमारा ट्रेड है उस पे भी इसका असर पड़ता है, हमारे स्टॉक मार्केट पे असर पड़ता है, हमारे रिसोर्सेज पे असर पड़ता है, हमारे कंजम्पशन पे असर पड़ता है, हर चीज पे इसका इम्पैक्ट पड़ता है। अगर यहाँ पे कोई भी डिस्टर्बेंस होता है, इन कंट्रीज में कोई भी एक दूसरे के साथ रिलेशनशिप खराब करते हैं, क्योंकि हमें सबके साथ रिलेशनशिप अच्छा रखना है, ये विच इज वेरी इंपॉर्टेंट हियर। तो हियर वी हैव बंदर अब्बास हियर, और ये पर्शियन गल्फ है, और ये अरेबियन गल्फ है, एंड दिस इज अरेबियन सी, वी कैन नॉट फॉरगेट इट, एंड वी हैव हियर लक्षद्वीप। तो ये जो रीजन है, सी इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये जो लक्षद्वीप वाला रीजन है हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसके इमीडिएट नीचे वी हैव मालदीव्स, and in its left we have Madagascar and Mauritius। वो अलग, मालदीव्स, मडागास्कर और मॉरिशस अलग कंट्रीज बन गए। तो यहाँ पे तो इसकी एक हिस्ट्री भी है ऑफ लक्षद्वीप, आई लाइक टू टेल इट हियर, क्योंकि इसके साथ साथ में हम समझते जाएंगे कि इसका इंपॉर्टेंस क्या है। तो लक्षद्वीप बेसिकली जब इंडिया पाकिस्तान डिवाइड हुआ था, तो बेसिक रीजन ये था कि ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन इंडिया पाकिस्तान इज गोइंग टू डिवाइड बिटवीन देमसेल्व्स, दे आर गोइंग टू हैव अ डिवीजन बिटवीन देमसेल्व्स। यही रीजन था हमारे पास कि हम मुसलमान हैं, हम हिंदू हैं, या यही बेसिक रीजन था कि मुसलमान और हिंदू का जो डिवीजन का जो रीजन था। उसके बाद अब इस रीजन में लक्षद्वीप में द पॉपुलेशन ऑफ लक्षद्वीप इज 100% मुस्लिम। तो जितना सारा डिसीजन में ये भी हुआ था कि जितना सारा जो मुस्लिम जो रीजन है, मुसलमान जो है वो पाकिस्तान में जाएंगे, और जो हिंदू है वो इंडिया में आएंगे, यही रीजन था। तो लेकिन जब इंडिया पाकिस्तान का डिवीजन हो गया, तो जैसे इंडिया पाकिस्तान का डिवीजन हो गया, तो हर चीज का डिवीजन हुआ, रिवर्स का डिवीजन हुआ, पहाड़ों का डिवीजन हुआ, नदियों का डिवीजन हुआ, हर एक चीज का, रेगिस्तान का तक हमने डिवाइड कर लिया, राजस्थान की तरफ है वो वाला, और पंजाब का जो पानी का इलाका है वो भी हमने, जो जरकीज मिट्टी का इलाका है वो भी हमने डिवाइड कर लिया। हर चीज को हमने बाकायदा क्लियरली डिवाइड कर लिया। लेकिन जो आइलैंड्स और आइसलैंड्स है उसका डिवीजन कुछ प्रॉपर डिसाइडेड नहीं था, क्योंकि वो इंडिया जो ब्रिटिश छोड़कर गए थे इंडिया, उसमें जो आज इंडिया है उसमें जमीन आसमान का फर्क है। ब्रिटिश ने जब इंडिया को इंडिपेंडेंस दिया था, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इंडिपेंडेंस एक्ट जो अब आया था 1947 में, अगस्त 1947 में, व्हेन इंडिया गॉट इंडिपेंडेंस एक्ट, दैट
एक्ट से समथिंग एल्स, क्योंकि जो आज का जो प्रेजेंट इंडिपेंडेंट डेमोक्रेटिक इंडिया है उसमें और उस जो एक्ट है उसमें जमीन आसमान का फर्क है। वो कैसे? वो इस तरह से कि जो जम्मू कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक इंडिया है और इंडिया के नीचे अंडमान और निकोबार है और लक्षद्वीप वगैरह है, लेकिन इंडिया को इंडिपेंडेंस दिया गया था लगभग, ये आपका पाकिस्तान भी इसमें था, पार्ट ऑफ अफगानिस्तान भी था, श्रीलंका भी था, और जितने मालदीव्स, जो मॉरिशस, मडागास्कर, ये सारे इलाके थे, अंडमान निकोबार से लेके वहां पे उनकी जेलें थी, लक्षद्वीप भी उन्हीं का था, यहाँ पे वो रेस्ट करते थे जब भी आते थे, क्योंकि उनका शिप के रास्ते से आते थे, समंदर के रास्ते से। और म्यांमार भी उनके पास था, जो पार्ट ऑफ चाइना भी अंग्रेजों के पास था, जो तिब्बत वगैरह, चाइना तो पूरा अंग्रेजों के पास था, इवन दे गॉट इंडिपेंडेंस व्हेन वी हैड इंडिपेंडेंस। तो अप्रोक्सीमेटली दिस एंटायर रीजन, अप्रोक्सीमेटली मैक्सिमम पार्ट ऑफ एशिया वाज अंडर ब्रिटिश कंट्रोल। तो व्हेन इंडिया गॉट इंडिपेंडेंस, इन द नेम ऑफ इंडिया देयर आर सो मेनी कंट्रीज हु गॉट इंडिपेंडेंस। तो हियर विल अंडरस्टैंड, तो लक्षद्वीप का इंपॉर्टेंस हमें, तो जैसे पूरे अप्रोक्सीमेटली सब लोग इंडिपेंडेंस ले गए, तो जब इंडिया पाकिस्तान डिवाइड हुआ तो लक्षद्वीप किसके अंडर में जाएगा? सी, कश्मीर का तो समझ में आता है, कश्मीर में एक राजा भी रूल कर रहा था, ठीक है, और राजा हरि सिंह वाज देयर इन कश्मीर। तो कश्मीर ने जो डोगरा डायनास्टी वाज देयर इन कश्मीर, और डोगरा डायनास्टी के बाद जो द लास्ट किंग ऑफ कश्मीर एंड आल्सो द इमर्जिंग पॉलिटिकल लीडर्स ऑफ कश्मीर, दे हैड अ कॉन्वर्सेशन और लाइक अ गिव एंड टेक रिलेशनशिप विद द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, व्हिच इज अ न्यू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो उनके रिलेशनशिप तो विल अंडरस्टैंड इन हिस्ट्री लेटर ऑन। तो उनके रिलेशनशिप के अकॉर्डिंग कश्मीर का डिसाइड किया गया कि कुछ हिस्सा कश्मीर का पाकिस्तान में जाएगा, जो हिस्सा कश्मीर का है वो इंडिया में रहेगा, या कब तक रहेगा, कैसे रहेगा, उसके जो टर्म्स कंडीशंस क्या होंगे, वो सारा जो आर्टिकल 370 है ना, दैट डिसाइड्स, एंड द रिमूवल ऑफ आर्टिकल 370, वी हैव सीन इट ऑल इन विद कश्मीर। एंड बिकॉज इट इज मुस्लिम रीजन, द बेसिक इंपॉर्टेंस, इट इज मुस्लिम रीजन एंड द रूलर वाज हिंदू। तो हियर इन लक्षद्वीप देयर वाज नो रूलर, पॉपुलेशन वाज मुस्लिम। तो वहां पे कौन डिसाइड करेगा कि वो किसके पास जाएंगे? पाकिस्तान में तो कश्मीर में तो सीधे सीधे डिसाइड कर लिया रूलर ने कि भले मेरी जो पब्लिक है वो मुसलमान है, तो मैं इंडिया पे ट्रस्ट करता हूँ, नेहरू पे ट्रस्ट करता हूँ, तो आई गो विद डेमोक्रेटिक इंडिया। दैट कॉन्फ्लिक्ट्स आर स्टिल देयर। लेकिन लक्षद्वीप में कोई ऐसा रूल रेगुलेशन नहीं था। तो वहां पे कैसे डिसाइड किया है? वहां पे जब ये डिवीजन हुआ इंडिया पाकिस्तान का, तो पाकिस्तान की आर्मी नेवी पूरा वहां पे सेटल कर रहे थे, और उसके बाद दे थॉट चलो समंदर की तरफ जाके देखते हैं क्या है। तो बेसिकली जो लक्षद्वीप का जो रीजन है दैट हैज टू गो विद द पाकिस्तान, ये पाकिस्तान की तरफ जाना था। लेकिन हुआ क्या कि पाकिस्तान यहाँ पे है और यहाँ से ये शिप लेके आ रहे थे, हालांकि इन्होंने शिप स्टार्ट कर दी थी यहाँ पे, बहुत पहले शिप लेके आ रहे थे यहाँ पे। ये इंडिया यहाँ पे नजदीक है ना पाकिस्तान लक्षद्वीप के, तो इन्होंने यहाँ पे आए और इन्होंने आके यहाँ पे इंडिया का तिरंगा ट्राई कलर यहाँ पे लगा दिया, लक्षद्वीप पे इंडियन नेवी आके ट्राई कलर लगा दिया। तो ये यहाँ पे आए, ये आके जैसे तिरंगा देखा, ये वापस मुड़ के चले गए। तो जो लक्षद्वीप के जो लोकल्स थे वो आए और उन्होंने आके पूछा कि भाई ये किसका झंडा है? तो उन्होंने बोला ये इंडिया का। तो हम किसके साथी हैं? तो ये कौन है? ये कौन आ रहे हैं जो ग्रीन झंडा लेके, जो पाकिस्तान का जो चांद वाला झंडा है वो लेके आ रहा है? तो वो किसका है? तो वो पाकिस्तान का है। तो यहाँ पे नॉट इवन लक्षद्वीप की जो पब्लिक है, वहां पे बसी हुई जो पॉपुलेशन है, उनका कंसर्न तक नहीं लिया, या उनसे पूछा, या उनको बताया तक नहीं गया कि वो कहां पे बिलोंग करते हैं, वो इंडिया में जाना चाहते हैं या पाकिस्तान का पार्ट बनना चाहते हैं, या वो इंडिपेंडेंट रहना चाहते हैं। अगर उनमें कोई ऐसा स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल लीडर होता तो द पॉसिबिलिटी ये भी हो सकती थी कि दे कुड हैव डिक्लेयर्ड देमसेल्व्स आर इंडिपेंडेंट। तो पॉसिबिलिटी ये भी हो सकती थी, क्योंकि एट दैट टाइम व्हेन वी गॉट इंडिपेंडेंट एक्ट, तो उसमें ये भी क्लियरली मेंशन किया गया है कि whoever wants to be independent, whether they like to go with the India, whether they like to go with Pakistan, even if they want to remain independent, they can। तो ये बात थी। तो यहाँ पे तो क्योंकि इसका इंपॉर्टेंस ज्यादा था, Nehru understood the importance of Lakshadweep, Nehru understood the importance of Lakshadweep, and that is why we are able to occupy this region। and अगर ये गलती से भी इन लोगों के हवाले हो जाता तो ये अरेबियन सी नहीं, ये तो अपना पाकिस्तान सी बुलाते हैं इसको, और अगर ये गलती से भी इनके हवाले हो जाता तो इनकी बदतमीजी यहाँ तक कन्याकुमारी तक बढ़ जाती। तो इनके जो
अटैक्स हैं या इनके जो बदतमीजियां हैं इंडिया के साथ बहुत ज्यादा हो जाते हैं। तो लक्षद्वीप का इंपॉर्टेंस हमेशा से इंडिया में बहुत ज्यादा और इम्पॉर्टेंट रहा है, वेदर इट इज इंडियन इकोनॉमी को लेके या इंडिया के डिफेंस को लेके, इंडिया के टेरिटोरियल प्रोटेक्शन को लेके, या मैरिटाइम जो रिसोर्सेस हैं, जो मरीन रिसोर्सेस हैं, उसको लेके हमेशा से लक्षद्वीप का इंपॉर्टेंस रहा है। वहाँ की जो पब्लिक है, वहाँ की जो पॉपुलेशन है, उसको जितनी सारी फैसिलिटीज चाहिए, उनका एजुकेशन, स्कूल से लेके उनकी हेल्थ तक को लेके, हर एक चीज को लेके, वहाँ पे कुछ सब्जी तो उगाई नहीं जा सकती क्योंकि तो समंदर में रहते हैं सारे, और जो नमकीन पानी है वहाँ पे एक ही चीज उगाई जाती है, वो है नारियल। और नारियल उगाए जाते हैं वहां से, बस नारियल लेके आते हैं इंडिया में। और बाकी के जो उनके फल फूल सब्जियां जितनी सारी चीजें हैं, उनका जो टेक्सटाइल, एजुकेशन के जितने सारे रिसोर्सेज, व्हाट ऑल दे हैव, दे कंसिडर देमसेल्व्स एज अ ट्राइब, मुस्लिम ट्राइब, और उनके पास कुछ इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशंस या रिसोर्सेज, बहुत छोटे से आइलैंड्स हैं, बस 1-2 घंटे में आप पूरा आइलैंड का चक्कर लगा के आ सकते हो, बहुत छोटे छोटे से आइलैंड्स हैं। तो उतने, और वहां पे इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आवर इवन टूरिज्म ऑल्सो लक्षद्वीप। तो वहां पे एयरपोर्ट बनाया गया, उनको जो सारी फैसिलिटीज दी गई, और उनको जो भी जरूरतें होती हैं वो बाकायदा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पूरी करता है, हर तरीके से और हर लिहाज से, क्योंकि उस इलाके का, लक्षद्वीप का इंडिया के साथ होना बहुत मायने रखता है। एंड इट इज अ पार्ट ऑफ इंडियन टेरिटरी, एंड इट हैज टू बी द पार्ट ऑफ इंडियन टेरी, एंड इट विल बी द पार्ट ऑफ इंडियन टेरी। तो दैट इज द रीजन हियर। एंड बिकॉज क्योंकि ये समंदर में, बीचों बीच ये समंदर में हर तरीके से इंडियन नेवी है या इंडियन डिफेंस है, उसके सपोर्ट में ये लक्षद्वीप खड़ा रहता है हर तरीके से। तो इसका कई बार तो एक स्टेट के कंपैरिजन में जो आइलैंड्स हैं वो बहुत बड़ा हेल्प साबित होती हैं, बहुत बड़ी मददगार साबित होती हैं, स्पेशली ड्यूरिंग वॉर्स। तो इस तरह के वॉर्स एंड इन द बूस्टिंग ऑफ इकोनॉमी हियर, दिस इज द थिंग। एंड ये यहाँ पे क्योंकि बंदर अब्बास को हमने बनाया है, तो यहाँ पे हमारे जो हेलीकॉप्टर्स हैं या हमारे जो ड्रोन सिस्टम है, ये ऑलवेज यहाँ पे घूमता रहता है। तो हम यहाँ पे बहुत ज्यादा हम सिक्योर रखते हैं इस रीजन को, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज्यादातर हमारे ही शिप्स आते हैं जो thousands and thousands of tons crude oil है, वो हमारे कंट्री को लाते हैं। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट इवन वी ब्रिंग लॉट ऑफ अदर रिसोर्सेस टू। तो यहाँ पे गल्फ ऑफ एडन में जो इंडियन फ्लैग्ड वेजल्स होते हैं, जो वेजल्स जो शिप्स, जो बड़े बड़े शिप्स होते हैं, वेजल्स होते हैं, वो अगर इंडिया का जो भी इंडियन फ्लैग्स होते हैं, या जो हिंदुस्तान के जो फ्रेंडली देश के, फ्रेंडली कंट्री के जो भी व्हीकल्स होते हैं उनको, या कुछ ऐसे हालात हो जाते हैं जिसमें हम एक डिफरेंट या फॉरेन कंट्री के व्हीकल को भी हमें हेल्प करनी पड़ती है, तो ऐसे हालात में whoever come for our help, we Navy of Indian Navy will stand for that. And here what we see is जो इंडियन फ्लैग वेजल्स हैं, शिप्स ऑफ अदर कंट्रीज हैव आल्सो बीन एस्कॉर्ट करना या उनके प्रोटेक्शन करना या सिक्योरिटी देना। उस इंडियन नेवी आल्सो कोऑर्डिनेट्स एंटी पायरेसी एफर्ट्स विद अदर इंडिपेंडेंट डिप्लॉयर्स एंड एक्स्ट्रा रीजनल टास्क फोर्सेस। तो अदर कंट्रीज के जो एंटी पायरेसी फोर्सेस होते हैं, उनके साथ भी तालमेल बिठा के इंडियन नेवी काम करता है समंदर में। और एक्स्ट्रा रीजनल टास्क फोर्स थ्रू द शेड अवेयरनेस के थ्रू, जो शेड अवेयरनेस मतलब जो इंफॉर्मेशन हमारी पास है चोरों की, वो हम दूसरे देशों को भी देते हैं कि देखो ये फलां लोग चोर हैं, ये पायरेसी कर सकते हैं, या आपके जहाज को डुबो सकते हैं, डैमेज कर सकते हैं, या चुरा सकते हैं आपका जो क्रूड ऑयल है या रिसोर्सेस हैं, जो भी है वो कर सकते हैं। तो इस हालत में वी शेयर द इंफॉर्मेशन शेड अवेयरनेस के थ्रू, विच इज कॉल्ड अ शेड, जो शेड अवेयरनेस एंड डीकॉन्फ्लिकेशन, उसको व्हाट इज इट कॉल्ड, शेड मैकेनिज्म कहते हैं उसको। And also Operation Sankalp, you should not have any miscommunication or misunderstanding. You should not have any confusion between their operations. कौन सा ऑपरेशन किसने किया था, जैसे कि संकल्प है, संकल्प should be done by a navy. सद्भावना है, सद्भावना should be done by
आर्मी। तो अगर आप डिटेल में पढ़ोगे तभी ये जो माइन्यूट चीजें हैं इनको समझ सकते हो। अगर आप डिटेल में नहीं पढ़ोगे तो आपका प्रीलिम्स में बहुत ज़्यादा डिफिकल्टीज फेस होती हैं। प्रीलिम्स को क्वालिफाई करने का बड़ा सिंपल सा एक लॉजिक है, सिंपल सी ट्रिक है, वो है डिटेल में समझना। हर एक चीज को डिटेल में समझोगे तो आपका प्रीलिम्स को कोई नहीं रोक सकता। इट इज वेरी सिंपल, it is very very simple. तो here what we see is operation sankalp. Operation sankalp क्या है? Operation sankalp which commenced in the Arabian Gulf. Arabian Gulf we have seen where it is, and Gulf of Oman we have seen where it is, and in 2019 is aimed at the protecting Indian flag merchant vessels and ensuring their safe passages in the regional through the Strait of Hormuz. This involves in active interaction and the close coordination with the Ministries of Defense of External. तो हमने देखा ये ओमान है, ये ओमान, गल्फ ऑफ ओमान यहाँ पे है, ये गल्फ ऑफ एडन, गल्फ ऑफ ओमान, एंड हियर व्हाट वी सी इज जो हमदन है ना, हमदन। तो यहाँ पे बहुत सारे आइलैंड्स हैं। इसमें दुबई में भी आपने देखा होगा कि दुबई में भी बहुत सारे जो सिटीज हैं उसको एक्सटेंड करके वहाँ पे कुछ रीजन को आइलैंड्स बनाया है। इसमें एक वर्ल्ड मैप भी ड्रॉ किया है दुबई में, और जो समंदर में वर्ल्ड मैप ड्रॉ किया है, मतलब आइलैंड्स को वर्ल्ड मैप में जिस तरह से कॉन्टिनेंट दिखते हैं उस तरह से वर्ल्ड मैप को, जो 7 कॉन्टिनेंट हैं वर्ल्ड के मैप में, तो उसी तरह से आइलैंड्स को बनाया गया है इसमें जो समंदर में दुबई में। और खजूर का जो झाड़ होता है, जो डेट्स का जो ट्रंक और उसकी जो पत्तियां होती हैं, तो उसी तरह से भी उसके शेप में भी आइलैंड्स बनाए हैं और अलग अलग शेप में आइलैंड्स बनाए हैं। तो यहाँ पे ये जो रीजन है, ये जो पर्शियन गल्फ है, तो ये जो रीजन है और यू कैन से अरेबियन गल्फ है, तो इसको इस रीजन में दे हैव मेड लॉट्स ऑफ आइलैंड। यहाँ पे आइलैंड कंट्रीज भी हैं, तो उसी का देखा देखी यहाँ पे ये भी किया है। तो यहाँ पे एक छोटा सा विलेज है जो हमदान, जहाँ पे जो इंडिया एयर बुक में जैसे कहा, तो यहाँ पे वी हैव आवर नेवी सेटल देयर एंड वी टेक केयर एंड यू कैन से लुक आफ्टर इट। जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज है, ये स्ट्रेट है, ये स्ट्रेट है। सी स्ट्रेट को समझते हैं हम एक अलग तरीके से। व्हाट इज स्ट्रेट? स्ट्रेट ये है अरेबियन सी, ये है अरेबियन पेनिनसुला, और ये है आपका गल्फ, एंड ये है आपका ईरान, ये है आपका पाकिस्तान, ये है आपका इंडिया, यहाँ पे श्रीलंका है, यहाँ पे ईरान है, ये यूएई है, ये यूनाइटेड अरब एमिरेट्स है। तो स्ट्रेट ऑफ हमजान कहाँ पे है? वो यहाँ पे है। सी यहाँ पे जमीन का हिस्सा है, यहाँ पे जमीन का हिस्सा है। ये जो पानी का जो इस तरह का जो आता है इसको स्ट्रेट कहते हैं। फाइन। अब देखो यहाँ पे देखो, ये इंडियन पेनिनसुला है, व्हाट इज इट कॉल्ड? श्रीलंका, राइट। तो ये जो इलाका है, इधर भी पानी का बहुत बड़ा हिस्सा, इधर भी पानी का बहुत बड़ा हिस्सा है, लेकिन ये जो बीच में पास होता है ये है ये पाक स्टेट है, ये पाक स्टेट कहते हैं इसको। दिस इज ऑफ पाक स्टेट। तो इसी तरह से जितने सारे जो प्लेसेस हैं वर्ल्ड में, जैसे कि मलेशिया और सिंगापुर, और मलेशिया जो और इंडोनेशिया के बीच में वी हैव मलाक्का स्ट्रेट और पनामा स्ट्रेट। तो ये जो पानी को अलग करते हैं, या मतलब जमीन के हिस्से को अलग करते हैं, उसको स्ट्रेट कहते हैं। तो दिस इज व्हाट अ स्ट्रेट इज। तो वी हैव सीन वेयर स्टेट ऑफ हमजान स्टेज। तो यहाँ पे एक्सटर्नल अफेयर, शिपिंग, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस एंड डायरेक्शन जनरल ऑफ शिपिंग, ये सारी चीजें। एन इंडियन नेवल शिप विद एन इंटीग्रेटेड हेलीकॉप्टर embarked has been continuously deployed since June 2019. We have seen the Oman Persian Gulf and show presence in recent conflicts and see this is what अभी जो मैंने मैप पे जो एक्सप्लेन किया वही चीजें इसमें बताई गई हैं। The search and rescue at sea. ये सर्च एंड रेस्क्यू क्या है? किसको सर्च करना पड़ता है, किसको रेस्क्यू करना पड़ता है? As we am continuously I am discussing, तो समंदर में किसी
को प्रोटेक्शन देना या किसी को रेस्क्यू किसको करना, जो फंस जाता है, जो गुम हो जाता है, उसको रेस्क्यू करना पड़ता है। अपने रास्ते जा रहा है उसको क्या देना होता है, प्रोटेक्शन देना होता है। तो हियर व्हाट वी से इज इंडियन नेवल शिप हैव मेनी ओकेशंस एंडर्ड इन असिस्टेंस टू वेसल्स एट सी। तो बहुत सारे ओकेशंस हुए, मेडिकल इवैक्यूएशन, जो बहुत सारे मेडिकल इवैक्यूएशन एंड कॉन्शियस मलेशियस क्रू इन जनवरी 2021। तो जनवरी 2021 में मलेशिया का क्रू शिप में फंस गया था और इमरजेंसी ये थी कि शिप तो इनकी डूब रही थी, तो इनको यहाँ से इवैक्यूएट किया गया था एंड इट वाज फ्लैट क्रूड कैरियर। क्रूड कैरियर मतलब इसमें ऑयल कैरी कर रहे थे ये लोग। ईगल टेम्पा, क्रूड कैरियर ईगल टेम्पा। ये जो ईगल टेम्पा है ये बेसिकली ईगल टेम्पा जो जापान की शिप है, ये जापान मैन्युफैक्चर जो ईगल टेम्पा है जापान की शिप है। लेकिन जापान ने जब सिंगापुर को ऑक्यूपाई कर लिया था और उसके बाद व्हेन दे गॉट इंडिपेंडेंस, और उसके बाद दिस शिप एज अ गिफ्ट और यू कैन से एज अ प्रेजेंट दे हैव गिवन टू सिंगापुर व्हेन सिंगापुर गॉट इंडिपेंडेंस, व्हेन सिंगापुर वाज डेवलपिंग। अभी रिसेंटली का एक 4-5 डिकेड पहले तो जो ईगल टेम्पा है, ईगल टेम्पा वाज बेसिकली मैन्युफैक्चर्ड बाय जापान एंड गिफ्टेड टू सिंगापुर। और ईगल टेम्पा फंस गई थी समंदर में, तो इसको, ये कार्गो वेसल शिप है, इसमें लगभग 1000 टन से ज्यादा क्रूड ऑयल था जब ये शिप फंस गई थी। इसका जो नेविगेशन सिस्टम है वो खराब हो गया था, ये फंस गई थी। तो इंडियन जो कार्गो से इंडियन नेवी ने इसको वहां से निकाला और निकाल के लेके आ गए। ये कहाँ पे, गल्फ ऑफ ओमान में। जो ओमान है ना, मैं आई टोल्ड यू ओमान को अभी अमेरिका ने अटैक किया, यहाँ पे हमारी नेवी रहती है, तो गल्फ ऑफ ओमान में फंस गया था। तो वहां से गल्फ ऑफ ओमान कहाँ पे है, गल्फ ऑफ ओमान है अफ्रीका के इथियोपिया के ऊपर और ओमान के नीचे है ना, जो अरेबियन पेनिनसुला ओमान के नीचे गल्फ ऑफ ओमान है। तो मशीन फेल, जो इसकी मशीनरी है वो फेल हो गई थी, इससे नेविगेशन सिस्टम उसका फेल हो गया था, या यू कैन से मशीन फेल हो गई थी। तो यहाँ पे इंडियन नेवी ने इसको प्रोटेक्शन दिया था, इसको घर जाने में प्रोटेक्ट किया था। द जापानीज फाइटर एमवी वेकोशियो, जापान की एक और जो शिप है वकाशियो, एमवी वकाशियो जापान की एक और जो क्रूड ऑयल कैरियर है, वो एक बार डैमेज हो गई थी समंदर में। इसी समंदर की लहरें बहुत बड़ी होती हैं, लाइक मीटर्स टुगेदर उसकी ऊंचाई होती है लहरों की, और पानी से ज्यादा ताकतवर कोई नहीं है। पानी बहुत ताकतवर होता है समंदर में, आप जो कुछ भी लेके जाओ, अगर पानी अपनी जिद में आ जाए तो बहुत मजबूत और ताकतवर हो जाता है पानी। तो वहां पे क्या होता है, ये जो वकाशियो जो शिप है वो शिप डैमेज हो गई। कहां पे, लगभग इस इलाके में। इफ इट इज योर इंडिया, लक्षद्वीप, if it is your Africa, if it is your Madagascar, and here you have Mauritius here। तो मॉरिशियस, ये जो मॉरिशियस है, ये मडागास्कर है, और ये लक्षद्वीप है, और ये इंडिया है। तो यहाँ पे जो वकाशियो, जो जापान की जो शिप है वकाशियो, यहाँ पे आई, और ये मॉरिशियस के पास जब वो आ रही थी, सॉरी ऐसे मॉरिशियस के पास जब आ रही थी, तो यहाँ पे इसकी जो लीकेज स्टार्ट हो गई। और वो लीकेज जो समंदर में शिप है, जैसे कि हवाई जहाज है, तो हवाई जहाज, जो हवा का जो जहाज है, हवाई जहाज या फ्लाइट यू कैन से, वो कितने दिन में जाती है एक जगह से दूसरी जगह। मान लो दिल्ली से बैंगलोर जाना है, इट विल गो अराउंड 2 hours 40 minutes के करीब फ्लाई कर जाती है। या दिल्ली से हैदराबाद जाना है तो अप्रोक्सीमेटली इट विल टेक हार्डली 2 hours।